हुए। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, तो वेव ऑप्टिक्स जो है वो लाइट का जो है वो जो पहले थ्योरीज थी, नेचर ऑफ लाइट के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन है। नेचर ऑफ लाइट हमेशा डुअल टाइप का बिहेवियर है, डुअल नेचर है। डुअल नेचर का मतलब क्या है कि ये पार्टिकल टाइप का भी बिहेव करता है और दूसरा जो है वो वेव टाइप का भी। तो पार्टिकल टाइप बिहेव करता है, वो अलग अलग इंसिडेंसेस है, अलग अलग इंसिडेंस है जहाँ पे ऐसा होता है पार्टिकल, या फिर हम बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और स्टार्टिंग की जो थ्योरीज थी, स्टार्टिंग की थ्योरीज भी यही थी। स्टार्टिंग में न्यूटन ने जो है वो कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी। न्यूटन की जो है हमेशा थ्योरी होती है कुछ ना कुछ, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो इनके हर चीज में थ्योरी दे देते हैं, तो न्यूटन उस टाइम में वैसे ही थे, उनका हर चीज में थ्योरी था। तो न्यूटन ने क्या किया था कि लाइट को कॉर्पस्कल से एज्यूम किए थे, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी का मतलब है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल नेम कॉर्पस्कल्स, और लाइट के पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। किसी भी सोर्स से अगर निकलेंगे तो न्यूटन ने ऐसा कहा कि यहाँ से लाइट के पार्टिकल्स निकलते हैं और वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो इन पार्टिकल का सरफेस के साथ इलास्टिक कोलिजन होता है, जब रिफ्रैक्शन होता है तो ये पार्टिकल डेंसर मीडियम में जाते हैं, तो वहां पे इनकी स्पीड कम हो जाती है, तो इसीलिए लाइट की स्पीड जो है अलग हो जाती है। उस पार्टिकल का इंटरेक्शन डेंसर मीडियम में थोड़ा स्लो मूव करने लगता है। तो लाइट के पार्टिकल नेचर को न्यूटन ने प्रपोज किया बहुत पहले, सबसे पहले लाइट के नेचर के बारे में, और उससे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो है उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। उसी टाइम पे जो है हाइगन नाम के एक साइंटिस्ट था जिन्होंने वेव दिया, हाइगन्स थ्योरी। इन्होंने वेव नेचर प्रपोज किया, हाइगन ने वेव नेचर प्रपोज किया, बोला कि नहीं, लाइट जो है वो, लाइट का नेचर वेव के जैसा होता है। वेव का जैसा क्या है कि जैसे मान लो अगर हम कोई भी वेव लेते हैं तो वेव में हम लोकलाइज नहीं है, वेव हर डायरेक्शन में जो है प्रोपोगेट करती है। तो उन्होंने लाइट सोर्स से ऑब्जर्व करके जो है देखा कि भाई लाइट से जो है वो चारों तरफ से वेव निकल रही है, और बहुत सारे ऑब्जर्वेशन थ्योरेटिकली उन्होंने बताया कि लाइट का वेव नेचर होता है। और सबसे खास बात ये थी कि इन्होंने लाइट को मैकेनिकल वेव एज्यूम किया, मैकेनिकल वेव। अब उस टाइम जो भी था वो मैकेनिकल था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट मैक्सवेल ने दिया था। मैक्सवेल ने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ चुके हैं। जो पुरानी थ्योरी थी जो कि हाइगन ने दी थी, हाइगन ने जो है एक मैकेनिकल वेव माना था कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, और लाइट जो है वेव की तरह से, वेव का उसका नेचर है, वेव की तरह से बिहेव करती है। बट हाइगन की कोई औकात नहीं थी, और हाइगन की थ्योरी जो है न्यूटन ने जो बोल दिया वही फिजिक्स। तो हाइगन की बात को रिजेक्ट कर दिया कि भाई तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। तो उन्होंने क्या किया कि एक्सप्लेन नहीं कर पाए वेव नेचर से, जो है कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी नहीं थे वेव नेचर के। बोला कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो बोला वो तो पार्टिकल नेचर से भी हो ही जाएगा, तुम्हारे पास खास खास बात क्या है तुम्हारे में। तो फिर ये कुछ प्रूफ नहीं कर पाए, और इसलिए इनका काम, थ्योरी उस टाइम पे रिजेक्ट हो गई और ये दुनिया से चले गए। इसके बाद जो है आ गए यंग्स। यंग्स का जो था वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये चीज डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि पार्टिकल नेचर से हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से जो हमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मिल रहा है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या मिल रहा है? इंटरफेरेंस या डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन में क्या होता है कि छोटी सी स्लिट होती है, नैरो स्लिट। यहाँ पे मान लो एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में स्लिट है। ये स्लिट मतलब एक ओपनिंग है। ये ओपनिंग दो टाइप के हो सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर हो सकता है या सर्कुलर भी हो सकता है। तो इसमें क्या हुआ कि
बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट किया इनके हाइगन के थ्योरी को। हाइगन जब जिंदा थे तो कोई सपोर्ट नहीं करता है, मरने के बाद सभी ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, तो वही चीज होता है। हाइगन के जीते जी उनके बात को रिजेक्ट कर दिया गया, और हाइगन जब चले गए तो सबने सपोर्ट किया कि जैसे एक फेनोमेना ऐसा होता है जो कि हमारे लिए, अच्छा, वेव नेचर का जो फेनोमेना है, वेव में जो भी हम पढ़ेंगे वो सारे हम ऐसे डे टू डे लाइफ में नहीं देख सकते, ठीक है। मे भी जो है तुम्हें काउंटर इंट्यूटिव लगेगा, अरे कैसे ऐसे कैसे हो रहा है, काउंटर इंट्यूटिव, क्योंकि इसके लिए बहुत ही फाइन अरेंजमेंट चाहिए। जैसे मान लो एक स्मॉल ओपनिंग है, स्मॉल ओपनिंग में अगर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वैलिड होता, मतलब रे ऑप्टिक्स, तो लाइट तो स्ट्रेट लाइन में चलनी चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन में चलनी चाहिए का मतलब क्या है कि स्क्रीन के इतने ही पार्ट तक लाइट आनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब ये ओपनिंग का साइज बहुत बड़ा है तब तक तो ये हमारा अप्रोक्सीमेशन ठीक होता है, बट अगर ये साइज बहुत ही छोटा हो जाता है, मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर के रेंज में अगर जाता है, तो लाइट अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से बेंड हो जाती है और इस शैडो रीजन में एंटर कर जाती है, ठीक है। तो स्क्रीन का एक्स्ट्रा पार्ट इल्यूमिनेटेड होता है। जैसे कि मान लो कि ऐसा देखा होगा जो शैडो वैडो फॉर्म होते होंगे कहीं पे, अब ये इतना क्लियर जो है तुम्हें दिखेगा नहीं, इसके लिए जो है तुम्हें कुछ वीडियो वीडियो देखना पड़ेगा सर्च करके एक्सपेरिमेंट्स के। जैसे मान लो लीव्स होते हैं, लीव्स होते हैं, सनलाइट पड़ रही है और नीचे जो है ग्राउंड पे शैडो बन रहा है, तो शैडो बन रहा है तो वहां से अगर सनलाइट आ रही है तो लीफ का जो है बिल्कुल शार्प शैडो बनना चाहिए था, शार्प शैडो बनना चाहिए था, जो भी सनलाइट है वहां से जिस जैसे भी हो शैडो बिल्कुल डार्क होना चाहिए था। लेकिन अच्छा। जो लीव्स के बीच में जो नैरो नैरो छोटे छोटे गैप्स हैं वो एक स्मॉल ओपनिंग की तरह से एक्ट करते हैं, और वहां से जो सनलाइट आती है वो डाइफ्रैक्ट हो जाती है। डाइफ्रैक्ट हो जाती है तो मान लो लीफ का जो भी शेप है, लीफ का शेप अगर इस टाइप का कुछ होना चाहिए था, ऐसा कुछ आना चाहिए था यहाँ पे, तो अब ये क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा ब्राइटनेस इधर हो जाएगी, बिल्कुल डार्क हमें नहीं मिलेगा। तो थोड़ा ब्लर डार्क हो जाएगा सर। थोड़ा सा जो है ब्लर रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे लाइट रहेगी, ये पोर्शन बिल्कुल डार्क होगा और इधर जो है थोड़ा सा लाइट, मतलब शैडो रीजन में जो लाइट एंटर कर रही है वो अपने बेंडिंग की वजह से एंटर कर रही है। तो ये जो फेनोमेना होती है, कोई पार्टिकल तो ऐसे हो नहीं सकता अपने आप कि कोई पार्टिकल ऐसे मूव करे और रास्ता बदल ले, ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन डाइफ्रैक्शन क्या है? डाइफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ये वेव नेचर से ही एक्सप्लेन हो सकता है, कैसे वो देखेंगे बाद में। तो जैसे मान लो साउंड वेव है, भाई साउंड वेव है तो साउंड वेव को अगर हम सोचे कि अब वो वेव है इसीलिए उसकी बेंडिंग होती है, इसीलिए मान लो कि कोई कोई डोर के सामने है, डोर सामने है और सामने से बोल रहा है, तो अगर वो पार्टिकल नेचर होता है, साउंड जो है वो पार्टिकल की तरह से अगर निकल रहा होता, तो जो उस स्ट्रेट लाइन में खड़ा है या जितने लोग उस ओपनिंग में है सिर्फ उन्हीं को सुनाई देता। बट एक्चुअल में क्या होता है, कोई बाहर से बोल रहा है तो क्या होगा, वो पूरे रूम में जो है वो डिस्टरबेंस आएगा। वो जो डिस्टरबेंस है वो स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं फॉलो कर रहा है, वो रैंडमली हर डायरेक्शन में जा रहा है, अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से बेंड हो रहा है। तो साउंड का डाइफ्रैक्शन हमें कॉमनली ऑब्जर्व है, साउंड का जो डाइफ्रैक्शन है वो हम कॉमनली ऑब्जर्व कर लेते हैं। एक रूम में बोल रहे हैं, सामने जो है भाई उसको ज्यादा सुनाई दे रहा है और थोड़ा सा इधर होगा, 90 डिग्री पे कोई लोकेटेड होगा, उसके पास भी कुछ तो पहुंचेगा। तो वेव जो है वो पूरे मीडियम में स्प्रेड करती है। तो फिर फिर यंग्स ने जो है, ये फ्रेजनेल थे, फ्रेजनेल, फ्राउनहोफर, उन्होंने डाइफ्रैक्शन नाम का डाइफ्रैक्शन फिनोमेना को डेमोन्स्ट्रेट किया, एक्सपेरिमेंटली सपोर्ट किया। तो फिर उन्होंने बोला हाइगन ने जो भी कहा था उससे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि हाइगन थ्योरी के सपोर्ट में आ गए, तो इन्होंने इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाया, इंटरफेरेंस पैटर्न भी ऑब्जर्व हुआ, तो वो उसका एक्सप्लेनेशन न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी से नहीं हो सकता, ठीक है। तो हाइगन की थ्योरी से सारी चीजें एक्सप्लेन हुई, बेसिकली इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन जो है वो हाइगन की थ्योरी से एक्सप्लेन हो पाया, इसलिए फिर हाइगन के वेव थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया
विद सम मॉडिफिकेशन। जैसे अभी पता है कि भाई मैकेनिकल वेव है, हाइगन से पूछा गया था कि अच्छा मैकेनिकल वेव है तो जब सनलाइट आती है तो अर्थ में तो चलो एटमॉस्फेयर है, लेकिन उस एटमॉस्फेयर के बाहर जो बीच वाला गैप है वहां पे कैसे लाइट मूव करती है, तो फिर उन्होंने बोल दिया कि बाहर जो है वहां पे एक ईथर टाइप का मीडियम एग्जिस्ट करता है, ईथर एग्जिस्ट करता है, हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर। वो ईथर जो है हर जगह, जहाँ वैक्यूम मतलब ईथर, और वो ईथर की वजह से लाइट प्रोपोगेट करती है। ठीक है, कुछ ड्रॉबैक्स थे, लेकिन जो मेन चीज थी एक्सप्लेनेशन वेव नेचर का, वो उनका एक्सेप्ट हुआ, जो शायद उनको पता भी नहीं है कि मेरी थ्योरी लोग पढ़ सर रहे केमिस्ट्री वाला इथर। हैं। केमिस्ट्री वाला ईथर आप बोल सकते हैं, वही क्या है, CS3 और CS3 कुछ और है, उस टाइप का ही है, वही हाँ केमिस्ट्री वाला CS3 ईथर ऐसे। है। वो तो उसका कुछ नॉमेनक्लेचर होगा ना, ठीक है, वैसे ही मीडियम उन्होंने एक्सेप्ट किया उसको। तो हाइगन की वेव थ्योरी एक्सेप्ट हो गई, तो ऐसा था। फिर उसके बाद में आइंस्टाइन आए, प्लैंक्स आए, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी आ गई। क्वांटम थ्योरी में फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ, तो फिर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, वेव्स, वेव से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। तो अल्टीमेटली क्या किया गया कि लाइट के डुअल नेचर को एक्सेप्ट कर लिया गया कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जैसी सिचुएशन है वैसा लाइट बिहेव करता है। कभी कभी वो पार्टिकल नेचर शो करता है, किसी सिचुएशन में वो वेव नेचर शो करता है। दोनों टाइप के बिहेवियर साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सब तो था कहानी, ऐसे ही हमें पढ़ना है हाइगन्स वेव थ्योरी। हाइगन्स वेव थ्योरी सर वो डुअल नेचर किसने बोला? है, डुअल नेचर लाइट सर का होता है, लाइट। लाइट का डुअल नेचर होता है, ये अभी एक्सेप्टेड है। दोनों टाइप के बिहेवियर वो डिस्प्ले करता है डिपेंडिंग ऑन द उसने सिचुएशन। प्रपोज किसने किया? डुअल नेचर मतलब, प्रपोज मतलब क्या है, डुअल नेचर फिर दोनों का एग्जिस्टेंस ही है, ऐसा नहीं बोल सकते कि डुअल पे डिस्कशन तो पहले से ही चल रहा था। मेनली जो बाद में प्लैंक प्लैंक जो है ये लोग ही हैं, क्योंकि पहले पार्टिकल था, फिर बाद में वेव, फिर बाद में पार्टिकल का सपोर्ट, तो अल्टीमेटली सब लोग भाई अब एग्री कर गए कि दोनों होते हैं। क्योंकि साइंटिस्ट था तो वो सब तो एक एक नेचर ही लेके प्रपोज कर रहे थे। तो हमें पढ़ना है हाइगन्स वेव थ्योरी। तो हाइगन्स में, हाइगन ने वेव थ्योरी में दिया कि लाइट प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। पहला पॉइंट इन्होंने दिया, लाइट प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। लाइट जो है वो वेव फ्रंट के फॉर्म में प्रोपगेट करती है। अब ये है कि वेव फ्रंट क्या है, तो वेव फ्रंट में, वेव फ्रंट इज द लोकस। व्हाट इज वेव फ्रंट आएगा, देखोगे, इट इज द लोकस ऑफ all the points, all the points which are vibrating in same phase। कि किसी मीडियम में सेम फेज में जो वाइब्रेट कर रहे हैं, सेम फेज का मतलब सेम पोजीशन और सेम डायरेक्शन। फेज क्या बताता है, फेज एक ही साथ पोजीशन और डायरेक्शन दोनों बताता है। या तो सारे पॉजिटिव मैक्सिमा पे हैं, या सारे ओरिजिन पे हैं पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, सारे ओरिजिन पे हैं नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो अगर किसी मीडियम में हम लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, कि सेम फेज वाले पार्टिकल्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो हमें एक वेवफ्रंट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि कोई पॉइंट सोर्स है, कोई बल्ब है, ये बल्ब जो है डिस्टरबेंस जनरेट कर रहा है। मान लो वैक्यूम लेते हैं या कोई भी दे लेते हैं मीडियम, तो मीडियम में इससे डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस कहाँ कहाँ पे टी टाइम में कहाँ पे पहुंची, तो यहाँ से जो है वीटी टाइम में यहाँ पे डिस्टरबेंस पहुंचा होगा। तो इस वीटी डिस्टेंस पे जितने भी पार्टिकल लोकेटेड होंगे वो सभी, अभी सबके पास डिस्टरबेंस मिला है, अभी सबको तुरंत तुरंत मिला है, तो वो क्या करेंगे, अभी ऑसिलेशन अपना स्टार्ट करेंगे। मतलब
ये जितने भी पॉइंट्स वीटी डिस्टेंस पे हैं वो सारे अपना ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं मतलब हम उसको क्या बोलेंगे कि वो सेम फेज में है। तो अगर वो सारे सेम फेज वाले पार्टिकल्स को हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमें मिल जाता है शेप ऑफ वेव फ्रंट। शेप ऑफ वेव फ्रंट। तो ऐसा तुम्हें पता होगा इसे कि कौन सा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया था तुमने पॉइंट चार्ज की वजह से। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। तो वैसे ही क्या है, ये जो है वेव फ्रंट क्या होगा? वेव फ्रंट भी क्या है? एक सरफेस है और उस सरफेस के हर पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं ए है, बी है, सी है, ये सारे पॉइंट्स क्या है? सेम फेज में। तो डिस्टरबेंस यहाँ पे है तो ये किस टाइप का होगा? ये सारे सेम फेज में होगा और ये एक वेव फ्रंट है। सोर्स था, सोर्स से हमने एक वेव फ्रंट बना दिया। अब उसके बाद फर्दर ठीक है भाई, डिस्टरबेंस एक वेव फ्रंट जनरेट। नेक्स्ट वेव फ्रंट कैसे बनता है? नेक्स्ट के लिए उन्होंने बोला कि light propagates in the form of wavefront, full stop. Wavefront is a locus of all the points which are vibrating in the same phase. Next, each point on wavefront, each सर point सर ये क्या मतलब ये जो डिस्टरबेंस हो रहा है सर वो 2D वेव जैसा होगा, मतलब वो जो थ्री पानी में डायमेंशन, जैसा। थ्री डायमेंशन पॉइंट हाँ सोर्स है तो थ्री डायमेंशनल होगा। हाँ हाँ ठीक ठीक। Each point on the wavefront acts as a secondary source, secondary source called wavelets, called wavelets, wavelets और secondary source और secondary wavelets, कुछ भी नाम इसका रहता है कहीं पे, कि each point on the wavefront acts as a secondary source or independent source, secondary source, और हम इसको बोल सकते हैं ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हो independent source। अब सब सोर्स, सारे पॉइंट जो है इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह से बिहेव करेंगे। कितने पॉइंट्स हैं वेव फ्रंट में? इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो ये सारे क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह से बिहेव करेंगे। अब नाउ दिस विल अब ये भी एक पॉइंट सोर्स है तो ये भी अपना डिस्टरबेंस जनरेट करेंगे। तो ये सब फिर से जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करेंगे। सारे जो है इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह से हैं। कुछ टी टाइम में मान लो वीटी रेडियस के, ये भी क्या होंगे? स्फेरिकल ऐसे बनेंगे। अब आउटर इन्वेलप, अब हमें मान लो ये हमने क्या लिया, t इज इक्वल टू 1 आवर। 1 आवर के बाद हमने 10 मिनट्स और ले लिए। 1 आवर 10 मिनट्स पे क्या है? ये अपना डिस्टरबेंस दिया, ये अपना डिस्टरबेंस। तो अब ये सारे पॉइंट्स क्या है? ये सारे पॉइंट सेम फेज में, ये सारे पॉइंट सेम फेज में, ये सारे पॉइंट सेम फेज में। तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट? वो लोकेट करने के लिए उन्होंने बताया कि आउटर इन्वेलप इनक्लोजिंग these disturbances, outer envelope enclosing the disturbance from these secondary source will give the new position of wavefront। कि भाई लाइट जो है वो तो वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो एक वेव फ्रंट बन गया। एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट कैसे बनेगा? दूसरा वेव फ्रंट यहाँ से हमें ये जो है आउटर एनवेलप, जो अब इसको ज्वाइन कर दिया, सारे सेम फेज वाले पार्टिकल्स को हम ज्वाइन कर देंगे। ये जो है ये क्या हो जाएगा? ये न्यू वेव फ्रंट होगा। तो आउटर एनवेलप जो ये सारे डिस्टरबेंसेस को इंक्लोज कर रहा है, दिस विल गिव द लोकेशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट। तो ये हमारा टी टाइम पे था, ये कुछ डेल्टा टी टाइम पे था, वी डेल्टा टी, यहाँ पे वी इंटू डेल्टा टी। तो दिस वेव फ्रंट इज द लोकेशन ऑफ wave front
एट t प्लस डेल्टा t। कुछ टाइम के बाद नया वेव फ्रंट है। फिर इन्होंने लास्ट पॉइंट बताया, डायरेक्शन ऑफ रे is perpendicular to the wavefront. Direction of light ray is perpendicular to the wavefront. तो डायरेक्शन ऑफ लाइट रे इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो लाइट रे का जो प्रोपगेशन है वो किधर है, ये जो है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो ये हो जाएगी हमारी लाइट रे। लाइट रे ऐसा रिलेशन एक जगह आ चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर टू। तो वैसा ही हो गया। तो ये जो था इनका बेसिकली, तो इसमें क्या है कि हमें लाइट रे जो है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है। अब इसमें एक ट्रिक यूज करना है कि हमें आता है वेव फ्रंट ड्रॉ करने के लिए, तो वैसे तो ड्रॉ करने के लिए बहुत सारा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वो सब कर करके ड्रॉ करना पड़ेगा। बट हम क्या है कि रे डायग्राम से काफी फेमिलियर है, रे डायग्राम हम जानते हैं, तो हमेशा हम रे डायग्राम से वेव फ्रंट बनाएंगे। आइडियल कंडीशन क्या है कि वेव फ्रंट बनाया, उससे फिर रेज उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव फ्रंट्स को लोकेट करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा कि व्हाट इज हाइगन्स वेव थ्योरी। द हाइगन्स वेव थ्योरी में बताओगे कि लाइट प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। फुल स्टॉप। वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिया, फिर उसके बाद each point on a wavefront act as a secondary source or independent source called wavelets or secondary wavelets. So outer envelope enclosing the disturbance from these secondary source will give rise to the new location of the wavefront. New location, direction of light ray की direction perpendicular होती है। तो ये इतने जो है 4 पॉइंट्स हो जाएंगे हाइगन के वेव थ्योरी में। उसके बाद है हमारा सर उससे बोलो सर जो पहला वेव फ्रंट बना है सर, हम उससे पहले कुछ वेव फ्रंट नहीं होगा? नहीं, उससे पहले भी वेव फ्रंट है, उससे पहले भी वेव फ्रंट है। पहला कोई भी एक टाइम पे वेव फ्रंट लोकेट किया, नेक्स्ट इंस्टेंट पे दूसरा वेव फ्रंट लोकेट किया। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट कितने टाइप के हैं, तो पहला जो है अब आएगा कि डिफाइंड वेव फ्रंट। डिफाइंड वेव फ्रंट, तो वहां पे वेव फ्रंट की डेफिनेशन और उसके टाइप्स लिख दोगे। टाइप्स कौन कौन से, पहला स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे जनरेट होता है, इट इज जनरेटेड ड्यू टू पॉइंट सोर्स। सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट है, इट इज जनरेटेड ड्यू टू पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स की वजह से ये जनरेट होगा, जनरेटेड ड्यू टू पॉइंट सोर्स। कोई पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स जो है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसे जनरेट करता जाए। तो इसमें डिस्टरबेंस इस स्फेरिकल वेव फ्रंट के टर्म्स में प्रोपगेट होगी और ये हो जाएगी लाइट रे की डायरेक्शन परपेंडिकुलर, जो अभी ऊपर बनाया था। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जिधर एनर्जी फ्लो हो रही है, तो ये हो जाएगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरे टाइप का वेव फ्रंट होता है हमारा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट लीनियर सोर्स की वजह से होगा। इट इज जनरेटेड ड्यू टू लीनियर सोर्स। लीनियर सोर्स की वजह से जनरेट हो रहा है। जैसे एग्जांपल ट्यूबलाइट, कोई भी नैरो स्लिट, जैसे मान लो किसी कार्डबोर्ड में हम एक रेक्टेंगुलर स्लिट कट कर देते हैं, तो वहां से जो लाइट आएगी वो किस टाइप से आएगी, एक रेक्टेंगुलर सोर्स की तरह से ही आएगी। तो ट्यूबलाइट कोई भी लीनियर सोर्स, इट इज जनरेटेड ड्यू टू लीनियर सोर्स। तो ये ऐसे कुछ है, ये कोई लीनियर सोर्स है, मान लो ट्यूबलाइट है, तो ये वेव फ्रंट जो है जनरेट करेगा ऐसे।
सर इसमें डिफ्रैक्शन नहीं देते है? आपने जो बोला कि लाइट मतलब थोड़ा डिस्पर्स टाइप का होता है वो, मतलब थोड़ा डिफ्रैक्शन नहीं होगा क्या इसमें? नहीं, डिफ्रैक्शन होगा। डिफ्रैक्शन कैसे होगा वो बताऊंगा। मतलब इस डेफिनेशन, इस थ्योरी को के वजह से कैसे डिफ्रैक्शन हुआ वो अभी बताता हूँ, ठीक है? डिफ्रैक्शन की वजह से ही तो ये एक्सेप्ट हुआ है। नहीं, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट में ऐसे नहीं होगा क्या? मतलब उसमें जो हाँ, दो फ्लैट ऐसे दो दो फ्लैट मतलब नहीं, मतलब क्या है कि ये दो वेव फ्रंट्स हैं। ये टी पे है तो ये टी प्लस डेल्टा टी पे है वेव फ्रंट। कि एक एक हुआ यहाँ से, ये कई सारे हैं पॉइंट सोर्स, तो ये क्या करेंगे, ये अपना अपना डिस्टरबेंस ऐसे ऐसे जनरेट करेंगे सेकेंडरी सोर्सेस, और फिर आउटर इनवेलप जो सबको इनक्लोज करता हुआ वो क्या देगा, न्यू लोकेशन ऑफ वेव फ्रंट। यस सर। तो ये हुआ सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल के बाद होगा प्लेनर वेव फ्रंट। प्लेनर वेव फ्रंट सर वो वाईफाई का जो सिंबल होता है वैसे टाइप का सर? वेव फ्रंट सिंबल वो तो ऐसे सर्किल सर्किल होता है। प्लेनर वेव मतलब फ्रंट आर्क। आर्क। प्लेनर वेव फ्रंट जो है वो कब होगा, जैसे मान लो किसी भी स्फेरिकल वेव फ्रंट या सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, दोनों का रेडियस बढ़ता जाए। रेडियस बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, वो वेव फ्रंट फ्लैट होता जाएगा। समझ रहे हो? या तो स्फेरिकल वेव फ्रंट या प्लेनर वेव, सॉरी सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, इन दोनों का रेडियस अगर बढ़ता जा रहा है, रेडियस मान लो इनफाइनाइट हो गया, तो वो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है प्लेन इनफाइनाइट सरफेस हो। का। तो प्लेनर वेव फ्रंट एक सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल वेव फ्रंट का ही पार्ट है, बट वो लार्ज रेडियस का स्फीयर है। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज जनरेटेड ड्यू टू distant point source और line source, ठीक है? इट इज जनरेटेड ड्यू टू डिस्टेंट, बहुत ही दूर अगर सोर्स लोकेटेड है, व्हेन सोर्स इज लोकेटेड एट अ वेरी डिस्टेंट पॉइंट, देन प्लेनर वेव फ्रंट इज जनरेटेड। तो यहाँ से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा, तो ऐसे जो है ये प्लेनर वेव फ्रंट हमारा जनरेट हुआ। ये दो तीन जो है प्लेनर वेव फ्रंट जो है बना दिए गए। तो ये प्लेनर वेव फ्रंट मूव करें जब सोर्स बहुत ही दूर है, सोर्स बहुत ही दूर है। और लाइट रे कैसे है, लाइट रेज यहाँ से पैरेलल बीम, कि अगर पैरेलल बीम है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, तो लाइट रेज ऐसे पैरेलल बीम है। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारी पैरेलल बीम है, इस पैरेलल बीम में ये एक वेव फ्रंट है, ये एक वेव और ये एक वेव, ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट है, और ये जो है वो लाइट रे है, लाइट रे एंड वेव फ्रंट। प्लेनर वेव फ्रंट कब जनरेट होगी, जब सोर्स पॉइंट सोर्स ही हो या लाइन सोर्स हो बहुत दूर हो लोकेटेड, तो प्लेनर वेव फ्रंट होगा ये। तो सिलिंड्रिकल, प्लेनर, सर्कुलर, स्फेरिकल, ये जो है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट हो गए। ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स इसके कवर हुए वेव फ्रंट के एंड हाइगन वेव थ्योरी के। अब इससे हमें क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉ द वेव फ्रंट इन द गिवन सिचुएशन। तो थोड़ा सा इसमें एग्जैक्ट ड्राइंग के लिए तुम जो है स्केल वगैरह यूज करके ड्रॉ करोगे, बिना स्केल वगैरह के थोड़ा उतना एक्यूरेट सा नहीं लगेगा, तो इसीलिए इसमें ड्राइंग कभी भी करना है बोर्ड में भी आ सकता है। तो हमें ड्रॉ करना है, सपोज कि एक
वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट है, ड्रॉ द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ड्रॉ वेव फ्रंट। ऐसा है कोई मीडियम है, मान लो ये एयर है और ये सीधा नहीं लग रहा है, एयर है, ये वाटर है। इसमें एक वेव फ्रंट, प्लेनर वेव फ्रंट एक फॉल हुआ है यहाँ पे। ये मान लेता हूं कि कुछ 60 डिग्री है, 60 डिग्री मान लेता हूं। तो हमें ड्रॉ करना है फुल्ली रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा, फुल्ली रिफ्रैक्टेड एंड पार्शियली रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हमें ड्रॉ करना है। कौन सा, फुल्ली रिफ्रैक्टेड एंड पार्शियली रिफ्रैक्टेड, ये ड्रॉ करना है इसमें। कि अब इसमें से कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो। तो पहला पॉइंट मैंने तुम्हें बताया है कि हमेशा रे डायग्राम से सोचना है, ठीक है। रे डायग्राम से सोचेंगे तो हम इजीली उसको ड्रॉ कर पाएंगे, वेव फ्रंट से सोचेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा इसमें। तो ये मान लो हमारे पॉइंट्स ले लेते हैं ए बी सी, और ये लाइट रे तो उसके परपेंडिकुलर है, लाइट रे परपेंडिकुलर है, लाइट रे परपेंडिकुलर है। तो ये 90 डिग्री पे है, एयर में कुछ अलग स्पीड होगी, यहाँ पे कुछ अलग स्पीड होगी, तो यहाँ से लाइट रे ऐसे आएगा। तो जब ये वेव फ्रंट रिफ्रैक्ट हो जाएगा तो उसमें वाटर में